और ऊपर कम करें थोड़ा। Sure, anything's fine. I can adjust the screen for you. ये देखिए ठीक है ना? Yes. You're live at the moment, but let's wait for 5 minutes. Can you say something? Just say हाँ, oh yes. 1, 2, 3, test. Should I start? No. No, they Start. will give me a signal. I'll tell you. You start in 4 minutes, but I'll tell you when to start. Okay, okay. You just wait. Yes. Should I start? We'll start in 3 minutes, not before that. Ask if you're clear. Just ask if your voice is clear. Oh yes, my voice, I think it's clear. I think it should be. You have Hmm? a good mic. You are Is it? helpful. You can hear you. These are comments. Oh yes. So when you are delivering your address, you will get comments here. Can you read it? Is it? No, no, no. I can't read it from this You can. distance. हाँ, अच्छा ये लोग अभी दे रहे हैं वहाँ से। हिंदी कविता पेज पर up. Someone says हिंदी कविता पेज पर up. Sir, your voice is absolutely clear. Okay. We're starting in 2 minutes. Okay, 2 minutes. Is the audio on? All right. I think you can start now. Should I start? You start. आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस पूरे तमाशे के आयोजकों का उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और फिर आप सबका, सुनने वालों का, जो 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक मेरी बातें सुनेंगे। मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है आज के इस व्याख्यान के लिए, वो है साहित्य की राजनीति और लेखन का वर्तमान। जाहिर है कि इसमें कहीं से ही बात शुरू की जा सकती है, राजनीति से, साहित्य से, लेखन से, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी बात वर्तमान से शुरू करनी चाहिए, आज जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ये ज़माना, मेरा ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे परेशान करती है, मैं इसकी क्षमा पहले ही चाहता हूँ आपसे कि मैं मिली जुली भाषा आपसे बोलूँगा। उसमें कहीं अंग्रेजी शब्द आएंगे, कहीं हिंदी शब्द आएंगे, कहीं खिचड़ी भाषा एक तरह की। ये ज़माना भाषा के पतन का ज़माना है। मैंने अपनी लगभग 83 बरस की उम्र में भाषा का ऐसा पतन कभी नहीं देखा था। भाषा का पतन, कल्पना का पतन, और एक इस किस्म का, इस तरह का माहौल, वातावरण, या खास तौर पर राजनीतिक सतह पर और कहना चाहिए कि सामाजिक सतह पर, जिसमें ढिठाई बहुत है। एक तरह की बालादस्ती है जो हर चीज को अपने कब्जे में करना चाहती है, हर चीज को दबाना चाहती है।
मेरे जहन में जो सवाल हमेशा पैदा होता है कोई किताब पढ़ते वक्त, किसी लेखक को समझने की कोशिश करते वक्त, अपने ज़माने को समझते वक्त, अपने ज़माने की विचारधारा, कोई भी आइडियोलॉजी हो, हर सूरत मैं हमेशा सोचता हूं कि इसका क्या कोई मॉरल बेस भी है इन बातों का, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे मुक्तिबोध कहा करते थे लोगों से कि पार्टनर तुम्हारी राजनीति क्या है। मेरे जहन में सवाल अब ये पैदा होता है किसी भी अपने दोस्त को देखकर, आप सबको देखकर भी, कि आप किसी मॉरल बेस में विश्वास रखते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर आपसे मुकालमा मेरा या डायलॉग बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हाँ तो फिर मैं आपकी तरफ, आपकी समझ में मेरी बातें आएंगी और मेरी समझ में आपकी प्रतिक्रिया जो कुछ भी होगी वो मेरी समझ में आएगी। ये समय सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि खुलकर जो बात हमारे सामने आई है वो ये है कि लेखन एक तरह की फालतू सरगर्मी बन गया है। हाशिए पर जो लोग हैं वो लिख रहे हैं, साहित्य है, कला है और इस तरह की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के जितने भी साधन हैं उन सब के मानी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। सिर्फ मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी दुनिया के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि एक सत्ता में रहने का प्रयत्न जो है उसके लिए यही सबसे बड़ी आज की विचारधारा है। किसी भी आइडियोलॉजी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी कहना चाहिए कि हुकूमत के लिए, और हमारा अंगूठा भर टेकने की जगह हमें मिल जाए तो फिर हम खुल खेलते हैं। अभी हाल में मैंने एक किताब पढ़ी जिसका शीर्षक था न्यू डार्क एज। उसके लेखक थे ब्रिडिल, जेम्स ब्रिडिल। तो ये डार्क एज जो है वो मेरे जहन में इससे सवाल पैदा होता है कि एक तरफ हमने बड़ी तरक्की कर ली, साइंस में बहुत तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ों का पतन, भाषा का पतन हो रहा है जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लेकिन कुछ चीज़ों का उत्थान भी बड़ी तेज़ी से हुआ है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुझे डर लगता है वो एक तो एक्सप्लोजन जो रिटन वर्ड का हुआ है, इतना लिखा जा रहा है, इतना छापा जा रहा है, उससे मुझे घबराहट होने लगी। क्योंकि एक्सप्लोजन ऑफ द प्रिंटेड वर्ड के साथ जो शब्द लिखा जा रहा है उसके साथ हमारे समय में एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल जो पैदा हुई वो ये थी कि बहुत से वाइटल वर्ड्स जो थे, शक्तिशाली शब्द जो थे, उनके मानी बदल दिए गए। मिसाल के तौर पर मैं पहले भी इस विषय पर कुछ लिख चुका हूं और मेरे दिमाग में यही बात आती है कि प्रिंटेड वर्ड के एक्सप्लोजन के साथ हुआ क्या, अब किसकी ये साजिश थी, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। जैसे मिसाल के तौर पर रेवोल्यूशन का लफ्ज जो हमारी रगों में एक कहना चाहिए कि खून की रफ्तार तेज कर देता था, पहले हम अंदर से कांप उठते थे इस शब्द को सुनकर। अब रेवोल्यूशन के साथ ये आता है रेवोल्यूशन इन टेक्सटाइल्स, फैशन की चीज़ों में रेवोल्यूशन, इस तरह की चीज़ें। तो ये कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज का, सब हमारे इतिहास का, बल्कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो शब्द था उसके माने भी हमने इस ज़माने में बदल दिए। इसी तरह टेक्नोलॉजी का मामला, डार्क एज जो मैंने इसको कहा अपने समय को, इतनी रोशनी के बावजूद, चकाचौंध फैली हुई है इसके बावजूद, मैंने इसलिए कहा कि टेक्नोलॉजी ने बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर ली है। ब्रिडिल ने एक बहुत उम्दा मेटाफर का इस्तेमाल किया है। उसने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में एक हथौड़ा दे दिया है और उस हथौड़े लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है, वो चाहे कोई शक्ति हो,
चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है वो हमें एक कील की तरह दिखाई देता है, हम उसे ठोक देना चाहते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब बात है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर भी जरूर ध्यान दें, जिस पर मैं ध्यान देता रहा हूं, वो ये है कि जो चीजें सबसे फालतू समझी जाने लगी थी उनसे लोग सबसे ज्यादा डरने भी लगे हैं, घबराने भी लगे हैं। किताब लिखी जाती है, बैन कर दी जाए, कविता कही जाती है, न सुनी जाए, या ये कि वो कविता सुनी जाए जो एक कमोडिटी बन चुकी है। जैसे हमारे ज़्यादातर सम्मेलनों में जो कुछ होता है वो बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल है। बहरहाल इतनी बातें इस शीर्षक के साथ मेरे ध्यान में आ रही हैं कि मैं ज़ाहिर है कि बीच बीच में भटकता जा रहूँगा शायद। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, जो कहना चाहिए, जो शीर्षक मुझे मनीष जी ने दिया था उसमें एक बात ये थी कि क्या हिंदी साहित्य किसी राजनीति का शिकार है। राजनीति का मामला तो यह है कि अभी हाल में मैंने एक किताब पढ़ी, कुमार पंकज हमारे एक दोस्त हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डीन थे और वहाँ पर हिंदी भाषा के विभाग, हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी रहे होंगे। तो मैं उस ज़माने में कुछ एक ऑफिशियल ही मेरा भी एक संबंध पैदा हो गया था बनारस यूनिवर्सिटी से, तो मुझे करीब करीब हर महीने जाना पड़ा 3 साल तक। उन्होंने मुझे एक किताब दी, उस किताब का नाम है रंजिश ही सही, और उस किताब में उन्होंने हिंदी के जो डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में रहे हैं, विशेष रूप से इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, इन सब का, उन्होंने अलीगढ़, इन विभागों की चर्चा की है, वहाँ पढ़ाने वाले, वहाँ पढ़ने वाले, वहाँ जो कुछ हो रहा है। और उसको देख करके ये लगा कि हमारे विश्वविद्यालयों में साहित्य के विभाग में एक बहुत ही, कहना चाहिए कि अजीब व गरीब माहौल हो गया है। क्राफ्टी लोग, बहुत ही जोड़ तोड़ वाले लोग जमा होते गए हैं। मैंने इत्तफाक से जिन उस्तादों से पढ़ा, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, वहाँ मेरे ज़माने में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उर्दू के थे डॉक्टर एजाज हुसैन जो मेरे उस्ताद थे, पढ़ाया मुझे उन्होंने। अंग्रेज़ी मैंने पढ़ी तो अंग्रेज़ी के विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर सतीश चंद्र देव। उसी विभाग में हिंदी अंग्रेज़ी मेरा एक सब्जेक्ट था, उसमें प्रकाश चंद गुप्त थे मेरे एक उस्ताद, शुभा मुदगल के दादा, ग्रैंडफादर इनके। और जो टीचर्स भी मुझे वहाँ मिले, हिस्ट्री में बनारसी प्रसाद सक्सेना थी जिनकी बहुत मशहूर किताब है शाहजहां बादशाह ऑफ दिल्ली, उनमें मैंने सब कुछ देखा। लेकिन उस सब कुछ को मैं नाम दूंगा तो इल्म का, शराफत का, झिझक का, थोड़े से शर्मीलेपन का, दुनियादारी से दूर रहने का, ये सारी चीजें तो मैंने उनमें देखी। मैंने उनमें किसी तरह की चालबाजी, जोड़ तोड़, ये सब चीजें जो आज दिखाई देती हैं हमारे विभागों में, यूनिवर्सिटियों में खास तौर पर, ये नहीं रही। हमारी यूनिवर्सिटियों में बातचीत का विषय भी जो हुआ करता था वो कुछ और हुआ करता था। साहित्य हुआ करता था, भाषा हुआ करती थी, सोशल साइंसेस हुआ करती थी, लेकिन वो सब नहीं होता था जैसे जो अब मैं सुनता रहा हूं। तो मेरा ख्याल ये अब भी है कि चाहे उर्दू विभाग हो चाहे हिंदी विभाग हो, हर विभाग में यूनिवर्सिटियों का जो एक हावी होना है उस पूरी, कहना चाहिए कि सूरत हाल पर, पूरी परंपरा पर, उन चीज़ों ने कुछ गड़बड़ पैदा की है। और ये किताब जो कुमार पंकज साहब की, जो जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, रंजिशी से ही जिसका नाम उन्होंने रखा है, और अब शायद उसका दूसरा भाग वो लिख रहे हैं आजकल, तो उसमें उसकी कहानी देखी तो बड़ी ही दर्दनाक और तकलीफदेह कहानी है। अब मैं आता हूं इस पर कि क्या
हिंदी और उर्दू अदब को अलग अलग देखने से नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में मैं अपनी बात शुरू करूंगा अपने एक कहना चाहिए कि बुजुर्ग दोस्त शमशेर बहादुर सिंह से। वो भी इत्तेफाक से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कहना चाहिए कि वहीं के स्टूडेंट थे, और उन्होंने डॉक्टर एजाज हुसैन की एक किताब है उर्दू साहित्य का इतिहास, उसका अनुवाद भी हिंदी में किया है। उर्दू में गज़लें भी कहते थे। मुझे उनकी गज़लें बिल्कुल नहीं पसंद हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरा ख्याल है वो बहुत बड़े कवि थे, लेकिन ये कि वो गज़लें उनकी मुझे पसंद है। गज़लों की हद तक मैं सवाए दुष्यंत कुमार के कुछ शेर में पढ़ता हूँ तो मुझे ठीक लगते हैं, वरना हिंदी गज़ल में उर्दू गज़ल का जो इतिहास तकरीबन 300 साल का रहा है, जाहिर है कि वो बहुत बड़ा उसमें मीर हैं। गालिब जैसा शायर है जो 19वीं सेंचुरी इंडिया का सबसे बड़ा कवि था। तो शमशेर बहादुर सिंह ने एक जगह उनके मैंने एसेस का के 2 मैंने ग्रंथ देखे, उनमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि उर्दू और हिंदी का एक साझा इतिहास भी लिखा जाना चाहिए। इसमें मैं भी विश्वास रखता हूँ। मेरा भी ख्याल ये है कि उर्दू और हिंदी का इतिहास शुरू हुआ, सोचिए कब से, हजरत अमीर खुसरो से, जिनकी भाषा ये थी कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। जिन्होंने गीत लिखे, शादी ब्याह के गीत, लड़कियों के गाने के गीत, जुदाई बिरह के गीत, हर तरह के गीत लिखे, उनकी भाषा आप बताइए आज क्या आप सोच सकते हैं कि उसको हम उर्दू कहें या हिंदी कहें? इसी तरीके से कबीर हैं, कबीर की भाषा को आप हिंदी कहें, मैं उर्दू कहूं, लेकिन मुझे ख्याल ये होता है कि इस सिलसिले में भूल जायसी हैं, सूर हैं, तुलसी हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, आईएएस नहीं आईसीएस यानी 47 से पहले के ऑफिसर, अख्तर हमीद खां, अपने जमाने का बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व रखने वाले। वो बाद यहां भी आ गए थे, हिंदुस्तान आ गए थे, और यहां आकर के उन्होंने बहुत दिनों तक जामिया में भी काम किया, इसलिए कि जामिया बापू की यानी गांधी जी की, नेहरू जी की, इन सब की पसंदीदा जगह थी। तो यहां उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, आईसीएस छोड़ करके आए यहां। फिर खैर, तो उनसे एक मरतबा किसी ने पूछा कि ये बताइए कि उर्दू के सबसे महान कवि कौन से हैं? तो उन्होंने कहा सबसे बड़े कवि, अरे भाई मैंने तो, मेरा ख्याल है सूरदास और तुलसीदास। तो ये देखिए कहां वो था और कहां हमने डिवीजन कर लिया आपस में। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बजाय इसके कि मिलने के और बहाने हम पैदा करते अपने अंदर, हमने अलग रहने के बहाने पैदा कर लिए। और अलग रहने का ये बहाना जो पैदा हुआ, मेरा ख्याल है कि उसमें दोनों तरफ से भूल हुई। लेकिन इसकी शुरुआत मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हुई थी। उन्होंने उर्दू को एक पराई भाषा समझकर उर्दू पर बहुत से हमले किए। जो कुछ लिखा उस वक्त उन्होंने उर्दू पर, यह बहुत पुरानी बात है, उसमें ऐसा था कि उर्दू विदेश से, भाई ना उर्दू का स्क्रिप्ट बाहर, यानी उर्दू का कहना चाहिए कि सवाई उसकी लिपि के जो जिसमें, लेकिन उस लिपि में हमने हिंदुस्तान में लाने के बाद वो आई फारसी से, लेकिन ये कि हमने उसमें कितने परिवर्तन किए, कितनी आवाजें हैं जो फारसी में नहीं थी, हमने उसमें जोड़ी। और इसी तरीके से कहना चाहिए कि उर्दू का पूरा जो ग्रामर है, उसका पूरा शब्दकोश है उर्दू का, अगर आप देखें उसकी उसकी व्याकरण के साथ साथ उसमें वर्ब का पूरा सिस्टम है, उसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो वॉवेल्स हैं, अगर आप उनको देखें तो हिंदी और उर्दू से ज्यादा करीब दुनिया की कोई सी 2 भाषाएं आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस ऐसे के जवाब में भी एक किताब आई थी, और वो लिखी थी पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, जो उर्दू के बहुत बड़े चैंपियन थे, ब्राह्मण थे, कश्मीरी थे, मौलवी अब्दुल हक के साथ रह के उर्दू मूवमेंट के लिए काम करते थे। बल्कि यहां तक कि जब हमारा 1947 का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान जाने वाले थे कि शायद वहां उर्दू का भविष्य ज्यादा सुरक्षित है तो वहीं चले जाएं।
मौलवी साहब तो चले ही गए थे, लेकिन मौलवी साहब ने उनसे ये कहा कि देखो मैं पाकिस्तान आ गया हूं, मैं यहाँ उर्दू के लिए कुछ काम करूंगा, तुम वहीं ठहरो। इसलिए कि उर्दू का वतन हिंदुस्तान था, जिसका विभाजन नहीं हुआ था, वो हिंदुस्तान। उर्दू बोलने वाले उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, बल्कि पंजाब तो 19वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, 1874 जब जदीद नज्म की नई कविता की तहरीक जहां से शुरू हुई, वहां से अगर आप देखें आज तक, तो पंजाब ने जो काम किया है वो ना दिल्ली ने किया, ना लखनऊ ने किया, किसी ने नहीं किया, जो लाहौर में हुआ है जो काम। खैर, लेकिन उर्दू वालों से गलती ये हुई कि वो दक्कन के कवियों को तो उन्होंने अपना लिया, कुली कुतुब शाह और से लेकर के उसके बाद तक के कवि बहुत से आए जिनकी भाषा, मसलन किताब नौरस दक्कन में लिखी गई, अगर आप वो पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूं इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब वो, लेकिन ये कि उसको आप पढ़ें तो उसकी भाषा, उसमें देवमाला का के जगह जगह संकेत मिलते हैं, भारतीय देवमाला के, शिव के और पार्वती के, और बहुत से यहाँ संगीत के बहुत से मेटाफर्स उसमें मिलते हैं, शास्त्रीय संगीत के। लेकिन उनकी किताब से ज्यादा आसान किताब भाषा जो है, उस किताब से ज्यादा आसान भाषा कबीर की है। कबीर तो बनारस में थे, लेकिन हम कबीर की तरफ, तुलसी की तरफ नहीं गए। तुलसी जिन्होंने बनारस में रह करके रामचरितमानस लिखी, और अवधी जिनकी बहरल भाषा थी, मुझे तो अवधी, भोजपुरी, ये सारी भाषाएं आती हैं, मेरे घर में बोली जाती रही हैं, मैं आपसे भी उन भाषाओं में बात कर सकता हूं। मुझे याद भी बहुत सी हैं उनकी कविताएं, रामचरितमानस के हिस्से, कबीर के बहुत से, कहना चाहिए, दोहे, और इसी तरीके से सूर के और नरोत्तम दास के, इन सब के। तो इसमें कभी परायापन मुझे नहीं लगा। लेकिन उर्दू वालों से भूली, जिस तरह हिंदी वालों ने मुसलमानों को यह समझ लिया कि जो चीज मुसलमान का नाम जोड़ा गया वो हमारे लिए पराई हो गई, उसी तरीके से उर्दू वालों से गलती ये हुई कि उन्होंने जायसी की पद्मावत को उर्दू की किताब नहीं माना, जबकि पद्मावत की स्क्रिप्ट जो थी ओरिजिनली, वो जाहिर है कि वो फारसी स्क्रिप्ट, वही जो उर्दू की स्क्रिप्ट रही है। और जायसी तो मेरे पड़ोस के रहने वाले थे, जायस के रहने वाले, और अमेठी में उन्होंने अपनी बहुत लंबी मुद्दत गुजारी, जो एक तहसील थी एक जमाने में सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो कहने का मतलब यह है कि भूल दोनों तरफ से हुई, उर्दू वालों से भी हुई, हिंदी वालों से हुई। और मेरा अब भी ख्याल यह है कि अगर उर्दू की नई कविता, यानी फिराक, फैज, राशिद, मीरा जी से लेकर के, अगर आप निराला और उसके बाद अब तक की कविता को अगर आप सामने, निराला, मैंने तो जो युग देखा है पूरा छायावाद का पूरा युग, निराला और पंत और महादेवी वर्मा और ये सब मेरे जमाने के इलाहाबाद के कवि थे। तो अगर मैं दोनों को मिला करके देखा जाए, जाहिर है कि इसमें सब के सब मुझे पसंद नहीं, मैं निराला का बहुत शैदाई रहा हूं, लेकिन जाहिर है कि बहुत सी भाषा के स्तर पर बहुत सी चीजें मुझे, पंत की भाषा मुझे थोड़ी सी अननेचुरल लगती, और मेरा ख्याल है कि कविता की भाषा में जो एक फ्लो होना चाहिए था, जो बहाव होना चाहिए था, उससे वो खाली है। लेकिन ये कि अगर दोनों के इतिहास को मिला दिया जाए, और आज जो कविता लिखी जा रही है हिंदी में, जो कविता अशोक वाजपेयी लिख रहे हैं, जो केदारनाथ सिंह ने जो कविता लिखी, मंगलेश डबराल जो कविता लिख रहे हैं, सुरेश जोशी जो कविता लिख रहे हैं, अगर इस कविता को और इसी के साथ साथ आप मीरा जी, राशिद, फैज से नीचे उतरकर अगर उसके बाद जो कविता लिखी गई, मुनीर नियाजी ने जो कविता लिखी, अख्तरुल ईमान ने जो कविता लिखी उर्दू में, अगर इनको मिला दें तो दुनिया में जो बड़ी शायरी हो रही, मैंने वो भी पढ़ी है बड़ी हद तक, उस जमाने का जो पूरा पीरियड रहा है, जॉर्ज मैग्वेथ, फर्लिंगेट्टी, ग्रेगरी कुर्सो और ऑर्डन, और कहना चाहिए कि इन सब के, येट्स और ये इन सब के जमाने की जो कविता रही है, उससे उतर कर मैंने गिन्सबर्ग और ये पूरे जो उनके कॉन्टेम्परेरीज रहे हैं, जो 1980s के, अरे 70s और 80s के कवि रहे हैं, तो कहना चाहिए कि हमारी कविता जो उर्दू हिंदी अगर मिला दी जाए तो उसका वो हर लिहाज से दुनिया की सबसे अच्छी शायरी से अपनी आंखें मिला सकती है। बहुत अच्छी कविता लिखी जा रही है। भाषा के स्तर पर भी अगर आप देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको
कुछ पंक्तियां सुनाता हूं एक पाकिस्तानी कवि की, असद मोहम्मद खां, जो भोपाल के रहने वाले थे। एक उनकी कविता है, नज्म है, मैं विंध्याचल की आत्मा, मेरे माथे चंदन चंद्रमा, मेरी मांग सांझ की धूप, मैं चित्रकार का उत्तम चित्र, कला का अंतिम रूप। ये उनकी भाषा है। आप इसको क्या कहेंगे कि ये भाषा जो है ये उर्दू है या हिंदी है? दुष्यंत कुमार के जब आप ये लाइंस पढ़ते हैं, ये पंक्तियां पढ़ते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और या ये कि जब आप इसी जमाने के उर्दू के सबसे अच्छे गजल के शायरों में से एक अहमद मुश्ताक का ये शेर पढ़ते हैं, कोई कमरा है जिसके ताक में एक शम्मा जलती है, अंधेरी रात है और सांस लेते डर रहा हूं मैं। तो आप कैसे फैसला करेंगे कि एक उर्दू थी और एक दुष्यंत कुमार हिंदी के कवि हैं, ये उर्दू के कवि हैं? फिर अभी हाल में आपने देखा कि हमारे यहाँ फैज साहब की एक नज्म लाजिम है कि हम भी देखेंगे, उस पर बहुत ही कंट्रोवर्सी भी हुई। सारी कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। हद तो यह है कि कहना चाहिए कि उन भाषाओं में जाहिर जिनकी परंपरा हमसे बिल्कुल अलग, उत्तरी यानी भारत की भाषाओं से नहीं बल्कि दक्षिणी भारत, मलयालम में और कन्नड़ में, सब में उसका अनुवाद किया गया उसी आहंग के साथ, उसी रिदम के साथ जिसमें फैज ने वो नज्म कही थी। मैंने तो वो नज्म खुद उसके बहुत से रूप देखे हैं। उनको सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान में जैसे गाई थी इकबाल बानो ने, तो आप देखें तो ये जब मलयालम में या कन्नड़ में जब ये नज्म गाई जा रही थी तो मैं हैरान हो रहा था कि फैज की रूह इस वक्त कितनी खुश हो रही होगी। तो इस वक्त जो उर्दू में बहुत सी शायरी ऐसी हो रही है, मुख्तलिफ विधाओं में, नज्मों में भी, गजलों में भी, अगर आप पढ़ें तो आप भूल जाएंगे कि ये उर्दू की कविता है, आप कहेंगे ये हिंदी की कविता है। जैसे मैं भूल जाता हूं अक्सर इन लोगों की नज़में अपने दोस्तों में केदारनाथ सिंह की कविता सुनते हुए, अशोक वाजपेयी की, इन सब की कविताएं, सुरेश जोशी की कविता या मंगलेश डबराल की कविता सुनते हुए मैं भूल जाता हूं कि ये मंडलोई की कविता सुनते हुए कि ये हिंदी की कविता है। मैं उसको उर्दू ही की कविता समझ करके पढ़ता हूं। इसी तरीके से अभी कल मैं जब कुछ पढ़ रहा था इसी तरह की चीजें, तो मैंने अनामिका की एक कविता पढ़ी तो मुझे याद आया कि उनकी जो समकालीन कवियत्रियां पाकिस्तान में हैं, किश्वर नाहिद, फहमीदा रियाज, परवीन शाकिर का तो देहांत हो चुका है, फहमीदा रियाज का भी बदकिस्मती से अभी देहांत हुआ साल डेढ़ साल पहले। और लेकिन अगर आप नसीर अंजुम भट्टी की, इन लोगों की, अजरा अब्बास की आज ये कविताएं पढ़ें तो आप भूल जाएंगे कि उर्दू में शेर कहा जा रहा है और पाकिस्तान में कहा जा रहा है। वो उसका बिल्कुल ऐसा मालूम होता है। हम सब की परिस्थितियां एक हैं। दुनिया इतनी छोटी, कोरोना ने तो पूरी दुनिया को समेट के रख दिया और आपकी तरफ एक मजाक सा फेंक दिया कि लो तुम इसी के लिए लड़ रहे थे, दुनिया ये है तुम्हारी। लेकिन ये कि जो वाकया ये है, सच्चाई की बात यह है कि उर्दू और हिंदी की आज की कविता जो है, अगर उनको मिला करके पूरे सरमाए पर नजर डालें तो आपको ख्याल होगा कि उनका एक साझा सरमाया है। और इस जमाने की जो शायरी है वो किसी तरीके से भी कहना चाहिए कि दुनिया में जो अच्छी शायरी हो रही है उससे ये शायरी किसी लिहाज से कम नहीं है। अब ये सवाल जो आपका है ये मुझे थोड़ा सा परेशान करता है कि क्या इनामात की दौड़ जोड़, तो इनाम, मेरा ख्याल है कि अच्छी कविता से इनामात का कोई ताल्लुक नहीं है। और इंतजार हुसैन को बहुत दिनों तक कोई बड़ा इनाम नहीं मिला। मेरे दोस्त थे तो एक मौके पर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझ में तो एक गुरूर महरूमी पैदा हो गया है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, महरूमी का, वंचित रहने का। एक कहना चाहिए कि उस पर एक नाज करे आदमी कि ठीक है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। अभी हमारे एक दोस्त हैं, लाहौर में रहते हैं, हमारे ज़माने के मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अदबी यानी अदबी व्यक्तित्व रखने वालों में मोहम्मद सलीमुर रहमान, जो बिल्कुल एक कहना चाहिए कि एक तरह के हर्मिट्स की जिंदगी, एक रिक्लूस तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक कहना चाहिए अलग थलग एक ऐसी जिंदगी गुजार। उनको अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनाम दिया गया, कई लाख रुपए का इनाम था और उसी के साथ साथ एक पदवी भी उनको दी जा रही थी, जैसे हमारे यहाँ यानी पद्मा
इस तरह की पदवियां हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया उसको लेने से। ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत ना रही होगी, जिस तरह वो रहते हैं, जिस सादगी से, मैं जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है तो मैं कहता हूँ कि वाकई हमारे लिखने वाले को तो ऐसे ही रहना। मैंने निराला को देखा है जिस तरह वो रहते थे, और आप अब तो ये इनामात, एजाज़ात, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में ये तो मुझे ऑब्सीन लगती हैं, और लिटरेचर की किसी बातचीत में मुझे भी मेरे ख्याल में उनके बारे में बातचीत करते हुए थोड़ा सा तकल्लुफ होता है, इसलिए कि उस दुनिया से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ और मेरे लिए भी वो चीज़ें बहुत अजनबी रही। अब जहाँ तक किसका ताल्लुक़ है कि हिंदी और उर्दू को अलग अलग देखने का नुकसान, तो ये नुकसान तो हमने आपसे बता दिया कि उर्दू को अलग हम करके हम देखते हैं हिंदी से। कुछ नुकसान उर्दू वालों का है, कुछ हिंदी वालों का है। उर्दू एक कहना चाहिए बहुत मंझी हुई ज़बान है, खड़ी बोली की का एक ज़्यादा पुराना रूप है उर्दू। अगर आप खड़ी बोली, हम तो अपने यहाँ भारतीय नेहरू चंद से शुरू करते हैं 19वीं सेंचुरी के, यानी कहना चाहिए आखिरी ज़मानों से। लेकिन एक उर्दू में मीर साहब तो 18वीं सेंचुरी के पोएट कवि थे, उनकी भाषा आप सुनिए। आज भी आपको कितनी उल्टी हो गई सब तकबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। हमें लगता है आज की बादशाह है। गालिब 19वीं सेंचुरी के पोएट थे, उस वक्त के कवि थे, कि थोड़ी सी उनकी भाषा कहीं कहीं मुश्किल हो जाती है, लेकिन आसान भी है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। हमारे दोस्त अशोक वाजपेयी को और विष्णु खरे को तो गालिब के मुश्किल शेर बहुत अच्छे लगते थे और उनको बहुत पसंद आते थे कभी कभी। तो माने पर अगर आप गौर करें, आप गालिब के कितने शेर हैं देखिए। एक तरफ गालिब ने वो ज़बान लिखी, ये शेर उनका, इससे आम लोग परिचित नहीं है कि रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। और इसी के साथ साथ मुश्किल ज़बान में भी गालिब ने लिखी है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें हो गई कि पिन्हा हो गई। अब पिन्हा का शब्द, लालो गुल का शब्द, नुमायाँ का शब्द, उन लोगों को जो उर्दू से अच्छी तरह परिचित नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है। अगर ये भाषा एक दूसरे से करीब रहती और एक दूसरे से उसी तरीके से लेती रहती अपनी शब्दावली, जैसे तुलसीदास को कभी तकल्लुफ नहीं हुआ, रामचरितमानस में तुर्की के, फारसी के, अरबी के कितने शब्द हैं। और इसी तरीके कबीर के यहाँ अगर आप देखें तो आपको कभी, और एक कबीर की भाषा को जरा सा मोड़ दे करके एक आज की भाषा किस तरह बना दिया गया। कबरा खड़ा बाजार में लिए लगवाई हाथ, जो बारे घर अपना चले हमारे साथ। अब इसी को मजरू साहब कहते हैं, जला के मिशले जा हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगा दे हमारे साथ चले। तो कहने का मतलब है कि भाषा का मामला, भाषा तो बहुत ही एक, उसका प्रवाह तो उसी तरीके से होता है जिस तरह हवा का होता है, खुशबू का होता है, इंसान का होता है। जिस तरह इंसान थोड़ी थोड़ी देर में अपने, कहना चाहिए कि अपने अंदरूनी यानी कैफियत की वजह से या किसी बाहरी अनुभव के नतीजे में जिससे उसके चेहरे पर रंग आते हैं जाते हैं, उसी तरह भाषा पर भी रंग आते और जाते रहते हैं। तो इसमें नुकसान तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों का हुआ है। लेकिन ये कि जाहिर है कि उर्दू और हिंदी ने तो अपना नुकसान दोनों भाषाओं ने यकीनन किया है। अच्छा, एक सवाल बहुत दिलचस्प मुझे लगा, वो ये है कि क्या कभी आलोचक ने अदब की नदी का बहाव रोका है? कभी नहीं रोका। आलोचना जो है वो अदब के पीछे चलने वाली चीज है, अदब को रास्ता नहीं दिखाती। आलोचक जो होता है वो मुंसिफ नहीं होता, जज नहीं होता, फैसला नहीं कर रहा होता। मैंने ये किस्सा सुना है, पता नहीं कि हद तक सही है नहीं, कि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, बापू ने कभी कह दिया कि ये आज के भारतवर्ष की, कहना चाहिए कि इसकी तर्जुमानी करने वाली सबसे बड़ी कविता है। तो निराला ने उस पर कहा था कि बापू आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, यानी ये कि ये फैसले जो हैं ये हमारे करने के हैं। तो निराला तो आलोचक नहीं थे, लेकिन बहरहाल, और मुझे इत्तफाक से मैं भी ये समझता हूँ कि आलोचना
उन्हीं लोगों ने सबसे अच्छी लिखी है जो क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता के भेदों से थोड़े से ज्यादा परिचित थे। इसमें कई तरह तरह की बातें आई हैं, शेले और कीट्स और रोमांटिक्स में बहुत अब मिसाल के तौर पर कीट्स ने एक बात कही कि इफ पोएट्री डजंट कम एज नेचुरली एज लीव्स टू ए ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। लेकिन ये कि बहुत से लोग इस बात को नहीं मानेंगे, ये कहेंगे कि नहीं, शायरी जो होती है उसमें एक तरह की कारीगरी भी होती है। गर्चे गालिब ने कहा कि शायरी कारीगरी नहीं है, शायरी नए भाव पैदा करने का, नए अनुभवों को भाषा देने का नाम है। तो कहने का मतलब ये, कोई भी, फिर उसकी बात ये कि भावना में और कहना चाहिए बुद्धि में उतनी दूरी नहीं होती जितनी हम कभी कभी समझ लेते हैं आर्ट को देख करके, कविता को देख करके। अक्ल और जज्बा, ये दोनों चीजें एक दुनिया की का कोई ऐसा बड़ा अदब नहीं है, सच्चा अदब नहीं है जिसमें अक्ल और जज्बे दोनों से एक साथ काम न लिया गया हो। तो लेकिन ये शायद इसी वजह से ऐसा होता है मेरे साथ कि मैंने जो आलोचना पढ़ी, और सारी आलोचना यानी 18वीं सेंचुरी में पहली किताब मीर साहब ने लिखी थी निकातुश्शोरा 1750 में, और उस वक्त से उर्दू आलोचना का उत्थान इतिहास शुरू हो गया था। उस वक्त से लेकर के अब तक, यानी 18वीं सदी के मध्य से लेकर के आज तक जितनी आलोचना पढ़ी, मुझे वो आलोचना सबसे अच्छी लगी जो क्रिएटिव लोगों ने लिखी है। मिसाल के तौर पर उर्दू में लिखने वाले सबसे बड़े आलोचक आज भी मेरी नज़र में मोहम्मद हसन अस्करी हैं, जो अगर जिंदा होते तो इस साल 100 बरस के होते। ये उनका 100वां साल है। मोहम्मद हसन अस्करी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से वहाँ से अंग्रेजी किया था, प्रोफेसर सतीश चंद्र देव और फिराक साहब के शागिर्द थे। इसी तरीके से बहुत से लोगों ने उर्दू में, आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा आलोचक के तौर पर, लेकिन मुझे उनकी आलोचना पढ़ते हुए उससे जो रोशनी मिलती है वो पेशावर आलोचना लिखने वालों के यहाँ से नहीं मिलती मुझे। वो लोग हैं, मिसाल के तौर पर मीरा जी की आलोचना, मीरा जी की लिखी हुई जो आलोचना है, उनकी 2 किताबें हैं अगर आप पढ़ें उर्दू में। उसी तरीके से असद मोहम्मद खां की आलोचना। आजकल जो लोग आलोचना लिख रहे हैं उनमें मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी जो मुझे लगती है अपनी, इसमें बहुत ही पर्सनल भी हो जाता है कभी कभी ये तय करना, वो मोहम्मद सलीम रहमान की आलोचना है, जो अपनी परंपरा और आज के समय को अगर कोई शख्स बुला देता है तो मेरी नज़र में वो आज का आलोचक, आज का लेखक नहीं हो सकता। इसी तरह हिंदी में मैंने जब निर्मल वर्मा के मज़ामीन पढ़े, उनके छोटे छोटे मजमूनों के संग्रह जो छपे हैं, और उसके बाद अशोक वाजपेयी जिस तरह की बातें करते हैं। अभी हाल में मैंने कभी कभार में एक उनका ऐसे जो मैंने उनकी कहना चाहिए बात सुनी, तो मुझे वाकई ये ख्याल आया कि हमारे आलोचक इस लेवल पर जाकर के बात पेशावर आलोचक नहीं कर सकते। वो लोग जो इसको एक तरह की एकेडमिक सिर्फ एक्टिविटी बना देते हैं, वो नहीं कर सकते। इसलिए कि लिटरेचर लिखना और लिटरेचर को समझना ये सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी नहीं है, ये एक तरह का उससे आगे का कुछ काम है, उससे आगे बढ़ा हुआ ये कुछ काम है। तो इसलिए आप इंतजार हुसैन की आलोचना पढ़िए, कई उनके कलेक्शंस छपे हैं, उनके आर्टिकल्स के हमारे यहाँ भी छप चुके हैं। अलामतों का ज़वाल मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत अच्छी किताब है, अगर आप पढ़ें तो आपको ख्याल आएगा कि हाँ, लिटरेचर को इस तरह समझना चाहिए। एक किताब उन्होंने जो अपने बाद में, तो अपने ही कहना चाहिए कि यादों की किताब एक छोड़ी अपने लेटर ईयर्स में, बाद के ज़माने में लिखी, चिरागों का धुआं। मैंने नामवर जी से कई बार कहा कि इस किताब को हिंदी में भी छपना चाहिए, और इस किताब को इस तरह किसी ने अपनी स्मृति को जमा नहीं किया है जैसे इंतजार हुसैन ने जमा किया है। आप पढ़ें अगर, तो आपको वाकई लगेगा कि वो किताब, जैसे निर्मल वर्मा के मुझे बहुत से एसेज, बहुत से रिपोर्टाज उनके जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, कुंभ पर लिखा हो उन्होंने, या और बहुत से। तो लेकिन ये कि उसी तरीके से मुझे इंतजार हुसैन की चिरागों का धुआं एक बहुत बड़ी किताब लगती है। 47 से लेकर के अब तक क्या हालत रही है पाकिस्तान में, सरहद के उस पार। पाकिस्तान क्या है, बस एक जरा सी लकीर है जिसको आप पार करके वहां पहुंच जाते हैं। तो वो, लेकिन उर्दू दुनिया का जब हम जायजा लेते हैं तो हम तो इस दोनों को मिला करके देखते हैं।
हम कभी ये नहीं सोचते कि और तो उर्दू का सोचिए कि उनको निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया गया, उनको हमारा साहित्य अकेडमी के वो फेलो मुकर्रर किए गए इंतजार हुसैन, तो वहां तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का भेद भी नहीं रह गया। और बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं, जैसे इकबाल बानो को, ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि इकबाल बानो पाकिस्तानी है, बेगम अख्तर हिंदुस्तानी है, तो मेहदी हसन पाकिस्तानी हैं, और कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जगजीत सिंह जो हैं हिंदुस्तानी। इन सब बहसों में उलझ के लिटरेचर तो है इस तरह के भेदभाव को मिटाता है। तो ये बहुत खास बातें आलोचना के सिलसिले में मेरे दिमाग में आती हैं कि जिन लिखने वालों के यहाँ क्रिएटिविटी को समझने का जो एक एक एहसास नहीं रखते, अगर कोई किसी फूल के सामने जाए बाग में और फूल खिले हुए फूलों को देखते ही सोचने लगे इसमें ये एलिमेंट इतना है, वो एलिमेंट इतना है, ये परसेंटेज इतना है, वो परसेंट, इसकी केमिस्ट्री ये है, वो फूल की दाद क्या देगा? वो फूल को अगर देख करके सराहता नहीं है, रामचंद्रन जिस तरीके से कमल के फूल को अपने यहाँ तरह तरह का रूप देते रहते हैं, या जिस तरीके से आप देखते हैं चिड़िया, जिस तरीके से हमारे कहना चाहिए कि कुमार स्वामी, क्या नाम था उनका, जैसे वो हमारे ज़माने के मशहूर चित्रकारों ने, आप कृष्ण खन्ना की चाहे पेंटिंग देख रहे हों, या कहना चाहिए कि तो उसमें जो आप चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो एक मुझे बल्कि कृष्ण खन्ना पर मुझे याद आ गया अभी हाल में, उनकी शायद 75वीं सालगिरह पर, अरे 95वीं सालगिरह पर अशोक वाजपेयी ने एक नोट लिखा था, तो मुझे याद आई उनकी कुछ पेंटिंग्स का भी जिक्र था। एक पेंटिंग उनकी जो शायद यहाँ नेशनल गैलरी में मौजूद है, मुझे बहुत जो हॉन्ट करती है बराबर, उस पर लिखा हुआ है, ट्रक सीरीज की उनकी पेंटिंग है, जिसमें नीचे लिखा हुआ स्टॉप, STOP। बाकी सारे मजदूर जो उसमें बैठे हुए हैं, काम मामूली काम करने वाले, वो सब लगता है उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्टॉप सिर्फ चमक रहा है, वो शब्द चमक रहे हैं, ये सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। तो हमको भी ठहर जाना चाहिए। बहुत इस तरह की बातें हो चुकी, उर्दू ये है, हिंदी वो है, ये फला जगह का है, ये फला, ये सब चीज़ें जो हैं, इससे हमें अलग होकर के चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इसका प्रयत्न हो रहा है। पाकिस्तान में यहाँ का साहित्य अनुवाद उसका किया जा रहा है, रूपांतर किया जा रहा है। अजमल कमाल एक मैगजीन निकालते हैं, आप देखें आज के नाम से, हमारे यहाँ राजकुमार स्वामी, अरे ये राजकुमार केसवानी जो पहल में अब उनके सहायक कहना चाहिए संपादक हैं, हमारे दोस्त ज्ञान रंजन के, वो उनके दोस्त हैं अजमल कमाल, उनका रिसाला है। आसिफ फर्रुखी का रिसाला था दुनिया आज़ाद, और आसिफ फर्रुखी का बदकिस्मती से अभी कुछ दिनों पहले 1 जून को 61 साल की उम्र में वो अचानक चल बसे। वो हमारे ज़माने के सबसे अच्छे लिखने वालों में, सबसे ज़्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में लिटरेचर को देखने वाले, वो तो अपने देश और यानी पास के देश, पड़ोस के देश ही नहीं, बल्कि अपने यहाँ की सारी भाषाओं का साहित्य और कहना चाहिए दुनिया में जो कुछ लिखा जा रहा है, उससे भी इतने परिचित लोग आपको कम मिलेंगे दुनिया में। उन्होंने सफ़र भी बहुत किया था, उन्होंने पढ़ा भी, बोस्टन से वो उन्होंने मेडिसिन पढ़ी थी, और फिर हार्वर्ड में उन्होंने पढ़ा, लेकिन बाद में वो आखिरी ज़माने में एक यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर हो गए, यूनेस्को की सर्विस छोड़ करके, और बदकिस्मती से उनका भी देहांत हो गया। कहने का मतलब ये है कि उनका जिक्र मैंने जो किया इसीलिए मैं कर रहा था कि साहित्य को समझने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा होना चाहिए। अगर आप वहाँ, और बोलियों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो 22-23 भाषाएं हैं, बताइए। और एक दिन मुझे याद है कि गणेश देवी ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि इस वक्त जो भाषा सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है वो भोजपुरी है। मुझे तो वो इतनी प्यारी भाषाएं लगती हैं अपने यहाँ के, भोजपुरी सुनूं, राजस्थानी सुनूं, मैं अवधी सुनूं, ये सारी भाषाएं जब सुनता हूँ, इनके गीत सुनता हूँ, तो मैं आपसे बता नहीं सकता कि मुझे क्या खुशी होती है। जिस तरीके से आप हबीब तनवीर के प्लेस में देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अनपढ़ लोगों को किस तरीके से उन्होंने दुनिया में कहाँ कहाँ, यानी मगरिब में भी, वेस्ट में भी कहाँ कहाँ जाकर पहुँचा दिया, और जाहिर है कि छत्तीसगढ़ी ट्रूप जो उनका रहा है। उसी तरह हमारी भाषा, तो हमारा उर्दू और हिंदी दोनों का पर्सपेक्टिव जो है बहुत बड़ा है। दोनों भाषाएं बहुत मिलती जुलती हैं, और एक दूसरे से कहना चाहिए कि बहुत गहरा
रिश्ता रखने वाली ये ज़बानें हैं। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि प्रकाशन का जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि जिम्मेदारियाँ कितनी निभाता है, उससे देखिए कुछ उसमें अच्छी बातें भी पैदा हुई, प्रकाशक बहुत पैदा हो गए हैं, उनमें से कई मेरे दोस्त हैं, मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि उनको अच्छी ना लगे, लेकिन ये कि वाकया ये है कि प्रकाशन ने हमारे ज़माने के साहित्य को, हमारे ज़माने की परंपरा को एक तरफ तो प्रोत्साहित बहुत किया है, हमारे ज़माने के कविता को, दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि नुकसान भी उससे हुआ है। पहले लोग बहुत सोच समझ के अपनी किताबें छपवाते थे, खासा वक्त लग जाता था उनको। अब ये होता है कि काव्य संग्रह आपने कहीं नज़में, मुट्ठी भर नज़में आपने जमा की, 100 सफ़े जहाँ हो गए, आपने फौरन आपको ये कोशिश होती है कि न सिर्फ वो पढ़ी जाए, छप जाए, बल्कि उसके बारे में लिखा भी जाए। पहले जाहिर है कि इस तरीके से मुझे नहीं ख्याल आता कि निराला ने, पंत ने, महादेवी जी ने और उन लोगों ने, तमाम लोगों ने, मेरे उस्ताद थे एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग में विजय देवनारायण शाही, जो हिंदी के प्रमुख कवियों में उनका भी शुमार होता, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। तो शाही साहब थे, या उस मैंने तो नहीं देखा कि किसी को छपने की इतनी जल्दी रही हो। अब यह है कि मैगजीन्स बहुत सी निकलने लगी हैं, पहल है, तद्भव है, कुछ मैगजीन्स मैं भी पढ़ता रहता हूँ, हिंदी मुझे बराह रास्त में पढ़ लेता हूँ, नया ज्ञानोदय है जो जहाँ तक मेरी आकार है प्रियंवद निकालते हैं कानपुर से। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है प्रकाशन ने एक थोड़ी सी खराबी भी ये पैदा की, जो कहना चाहिए यही हुआ है कि सस्ता लिटरेचर जो है उसको बहुत जल्दी, सस्ती कविता को बहुत ज़्यादा जल्दी प्रमोट करना शुरू कर दिया, और ये सारी चीज़ें। ये वाकया ये है कि हमारे ज़माने में जाहिर है कि आज की अब कुछ कविता को नापने के पैमानों की बात भी हो जाए, कुछ कविता की बात भी हो जाए, मेरा ख्याल है कि आज की कविता, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो हिंदी में और उर्दू में दोनों में, जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी, अगर मिला के देखा जाए तो वो दुनिया की बड़ी शायरी के साथ रखी जा सकती है। और इसी तरीके से, लेकिन नापने के पैमानों में एक गलती हमसे होती है। इस वक्त एक वबा चली हुई है, मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में किस तक उत्तर आधुनिकता की, लेकिन ये कि हमारे यहाँ उर्दू में भी एक हद तक ये रही है और लिखी जा रही हैं किताबें। जाहिर है कि हमें ये जानना चाहिए कि पोस्ट कॉलोनियल ज़माना क्या है। जाहिर है कि जो किताब जिससे मैं सबसे पहले परिचित हुआ वो एडवर्ड सईद की किताब थी, ओरिएंटलिज्म, जो 1987 में छपी थी। और जाहिर है कि उसके बाद बहुत से लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, और हमारा इसमें कोई शक नहीं कि हम पर जब तक अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, जब तक कॉलोनियल रोप रहा, हम पर उनका एक कहना चाहिए दबाव रहा, हम अपने पैमाने उस वक्त तक जो भी बनाते थे उसमें उनकी परछाई ना कहीं से आ जाती थी। 1874 में जब उर्दू में जदीद नज़्म शुरू हुई, उस वक्त इस बात की कोशिश की गई, उस बहुत से लोगों ने, उस वक्त के हमारे बुजुर्गों ने इस तरह की बातें सोचें कि हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, हमें मगरिब से, पश्चिमी से ये सब कुछ हासिल करना है। अब सूरत हाल वो नहीं है, लेकिन वो सूरत हाल भी नहीं जो 1980 और 90 के दशक में हमारे यहाँ नेटिविज्म के नाम से आई, यानी देसीपन के नाम से जो आई। भालचंद निवाड़े और मकरंद परांजपे और इन लोगों की तहरीरें आपकी नज़र से गुजरी होंगी। ये जो शुरू हुआ, तो हम लिटरेचर में इस तरह के खाने नहीं बना सकते। और मेरा अपना ख्याल ये है, और मुझे तो जाहिर है कि रेनेसां के बाद का सारा लिटरेचर, यानी 15वीं सेंचुरी के बाद का जो लिटरेचर मैं पढ़ता हूँ, वेस्ट का और ईस्ट का दोनों का, तो मुझे कभी कभी ये समझता हूँ मैं, और उसका बयान करने में मुझे कोई संकोच नहीं कि वेस्ट का लिटरेचर ईस्ट के लिटरेचर से यकीनन आगे है। हमारे यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में जो उपन्यास लिखे गए, जो कहानियाँ लिखी गई, जो कविता लिखी गई, आप देखें तो वो, उसका जो कहना चाहिए कि वो जिस लेवल पर जाकर के उन्होंने बात की है, हमारे यहाँ वो नहीं। और हमारे यहाँ उससे मुतासिर होने के माने ये नहीं है कि अगर आप रज़ा थे, रज़ा फ्रांस में ज़िंदगी के 60 साल 70 साल जो भी गुजारे उन्होंने, लेकिन ये कि वहाँ रहते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा जो जुमला उनका, अभी मैंने एक कहीं पढ़ा
तो अशोक वाजपेयी के एक नोट में, तो उन्होंने लिखा था कि वो कहा करते थे कि फ्रांस से मैंने ये सीखा कि रंगों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और यहां ये सीखा, अपने देश में ही सीखा कि हमें क्या पेंट करना है, हाउ टू पेंट एंड व्हाट टू पेंट, हम कैसे पेंट करें, ये मैंने फ्रांस में सीखा। आप सोचिए कि वहां कितनी बड़ी परंपरा थी। पेरिस में वो तो एक काबा था, एक तरीके से मक्का था वहां उनके लिए, एक कहना चाहिए कि पेंटर्स के लिए। और उस जमाने के पूरे लिटरेचर पर अगर आप देखें तो 19वीं सेंचुरी से लेकर के अब तक के लिटरेचर पर जो असर पड़ा है फ्रांस का, वो पोइट्री पर जो असर पड़ा था उस जमाने में, एक पैरेलल परंपराएं शुरू हुई थी। सिंबॉलिज्म है हमारे यहाँ, एक्सप्रेशनिज्म है, इम्प्रेशनिज्म है, यहाँ से लेकर के दादाइज्म तक आप देखें, जो 1900 की पहली दहाई, अरे 20वीं सेंचुरी की पहली दहाई में 1910 में जो ट्रिस्टन ज़ारा ने जो इसका एक मैनिफेस्टो पेश किया था, अगर आप उसको देखें तो आपको ख्याल होगा कि फ्रांस ने कितना गहरा असर डाला है, पेंटिंग ने कितना गहरा गहरा असर डाला है हमारी पोइट्री पर। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली जुली होती हैं, और मैं अब भी समझता हूं कि इस मामले में हमारे अंदर किसी तरह का प्रेजुडिस नहीं पैदा होना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी पुरानी किताबों में सौंदर्य शास्त्र की, जाहिर पहली किताब हमारे यहाँ लिखी गई, भरत मुनि ने लिखी, नाट्यशास्त्र, लेकिन ये कि हम ये समझ लें कि उसके बाद एस्थेटिक्स के मैदान में दुनिया में कोई और काम नहीं हुआ, ये सही नहीं होगा। इसी तरीके से हम अरबी में, फारसी में जो कुछ लिखा गया, जाहिर है बहुत लिखा गया, बड़ी रिच जबानी इनका हमें जो विरसे में मिली हैं, तो उसको मिला करके, लेकिन आज के ज़माने में हमें आज के जो तकाजे हैं, आज का इंसान जिस तरह सोचता है, हमें इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। और चुनांचे मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ ऐसा पैमाना बनाने की ज़रूरत है क्रिटिसिज्म का, आलोचना का, जिसमें दोनों की परछाई हमें दिखाई, ईस्ट और वेस्ट दोनों जहां गले मिलते हों। जैसे हम देखते हैं अपने ज़माने की ईस्टर्न पोइट्री और वेस्टर्न पोइट्री में, हम सिर्फ एक कहना चाहिए वन साइड ऑफ द मून हमें नहीं देखना चाहिए। इनका पिंक फ्लॉयड का बहुत मशहूर कंपोजिशन है द डार्क साइड ऑफ द मून। तो हमें कुछ कमियां जो हमारे यहाँ रही हैं और जिनको वेस्टर्न एजुकेशन ने, उनकी वेस्टर्न भाषा ने, शिक्षा ने, वो सारी चीज़ों ने पूरा किया, उससे हमारा परिचय, हमारा नुकसान उससे नहीं हुआ किसी तरह से भी। मैंने बताया आपसे, विजय देवनारायण शाही अंग्रेजी पढ़ाते थे वहाँ, लेकिन हिंदी के कवि थे। हमारे उस्ताद जो उस जमाने में विभाग के अध्यक्ष थे, प्रोफेसर सतीश चंद्र देव, जो अपने ज़माने में दुनिया के मशहूर टीचरों में जिनका शुमार किया गया, जो यूरोप भी जाते रहते थे बराबर, और वहाँ की यूनिवर्सिटियों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, वहाँ लोग उनसे परिचित थे। वो जाहिर है कि उनको तो बहुत सी भाषाएं आती थी, पुरानी भाषाएं भी आती थी, अरबी, फारसी, और उनको ग्रीक और लैटिन और कौन कौन सी भाषाएं, और ये सब, और इसी के साथ साथ वो संस्कृत और हिंदी और बंगाली तो उनकी मातृभाषा थी, और ये सारा वो रहा। तो इन मामलात में हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई कहना चाहिए मतभेद नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अच्छी क्रिटिसिज्म जिस तरीके से हमारे यहाँ उन लोगों ने लिखी, जो क्रिएटिविटी के पूरे प्रोसेस का भी थोड़ा सा ज्ञान रखते थे, उसी तरीके से हमारे यहाँ अच्छी आलोचना भी उन लोगों ने लिखे जो ईस्टर्न ट्रेडिशन और वेस्टर्न ट्रेडिशन दोनों से एक हद तक परिचित रहे हैं, और दोनों से जिन्होंने फायदा उठाया है। और ये मेरा ख्याल है कि इस ज़माने का कोई अच्छा, बहुत अच्छी किताबें मैंने अभी हाल में मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल की कबीर पर किताब पढ़ी थी। यूनिवर्सिटियों में जो कुछ लिखा जा रहा है, वो तो उस्ताद थे, बाद में निकल गए, इससे यूनिवर्सिटी से बाहर चले गए, लेकिन ये कि उन्होंने बहरहाल कबीर पर जो किताब मैंने पढ़ी, मुझे बहुत उससे रोशनी मिली। तो कहने का मतलब यह है कि आज के ज़माने का उस्ताद अगर हिंदी पढ़ाता है और अंग्रेज़ी पढ़ ले तो कोई गुनाह नहीं करेगा। और उसी तरीके से अगर हम ईस्ट की किसी भाषा में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, और वो आप क्या कभी सोच सकते हैं कि आप ओरहान पामुक को भुला करके आज का जो कहना चाहिए कि पूरी दुनिया का लिटरेरी सिनेरियो है, नजीब महफूज को आप नहीं भुला सकते, ओरहान पामुक को नहीं भुला। नजीब महफूज की भाषा तो अरबी है,
बुरहान पामुक की भाषा तुर्की है। तो हमें इन मामलात में इससे अलग कभी नहीं होना चाहिए। और तो इसमें दोनों यानी अपनी रोशनी का डार्कर पहलू जो है, अदर साइड ऑफ द मून जो है, डार्क साइड ऑफ द मून है पिंक फ्लॉयड का, जिस तरह टाइटल मैंने बताया आपसे, उस तरीके से हमें अपनी जो परंपरा रही है उसमें जहां जहां चीजें कम, खांचे हर जगह होते हैं, खाली स्पेसेस यानी क्या वैकेंट स्पेसेस कहना चाहिए, हर जगह होती हैं, हर रवायत में होती हैं। सब कुछ सब हर जगह नहीं होता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और जाहिर है कि उसके बाद हमें उस पर गौर करना चाहिए अपनी बातों पर। अब हमारे ज़माने में ये देखिए कि जो लिटरेचर, जो शायरी की जा रही है, जिस किस्म की शायरी की जा रही है, उर्दू में आधुनिक कविता का उत्थान 1960 के आसपास हुआ। एक रिसाला जो हमारे ज़माने के बहुत मशहूर स्कॉलर शम्सुर रहमान फारूकी ने निकाला, शबखून, वहां से कहना चाहिए कि आधुनिक कविता का उत्थान, उर्दू में लोग ज्यादा परिचय वहां से होने शुरू हुए। बाद में जाहिर है कि और लोग भी आ गए, और हमारे जमाने में तो ऐसे ऐसे उर्दू में ऐसे मैगजीन भी निकाले गए जो दुनिया के अच्छे मैगजीन, जिनको आप कहना चाहिए कि उनके साथ रख करके आप देख सकते हैं। जैसे बलराज मेहनरा का शऊर था, जैसे ज्ञान रंजन का पहल है, जैसे अखिलेश का तद्भव है, जैसे कहना चाहिए कि हमारे यहाँ महमूद अयाज का निकाला हुआ रिसाला सौगात था, बाकर मेहदी का रिसाला निकाला हुआ मिसाल के तौर पर इजहार था जो मुंबई से निकल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत, और 1960 के बाद जो हमारे यहाँ कविता लिखी गई, जो राशिद, फैज, मीरा जी, इन सब से अलग अलग लोगों ने असर कबूल किया था जिन लोगों ने। अब इसका मौका नहीं है इस छोटी सी बातचीत में कि मैं उनकी कविताएं आपको पूरी पूरी सुनाऊं, लेकिन ये कि अगर आप देखें तो ये होगा कि आपको अंदाजा होगा उनकी उस जमाने, उसके बाद की जो कविता है, सन 60 के बाद की उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में जो कविता लिखी गई, कि वो एक कहना चाहिए कि एक लगता था कि एक नया जागरण पैदा हुआ है, एक नया रेनेसा था। हमारे यहाँ सिर्फ एक रेनेसा नहीं, 1455 इटालियन रेनेसा की तरह एक रेनेसा नहीं, बल्कि सच्ची बात है कि हमारा रेनेसा वो भी था जो कबीरदास का था, और वो भी रेनेसा हमारे यहाँ रहा है जो निराला के ज़माने में रहा, कहना चाहिए कि जो हमारे यहाँ छायावाद के ज़माने में रहा, और वो भी एक रेनेसा रहा है हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि हमारे ज़माने में पैदा हुआ अस्तित्ववाद, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट 1936 का, वो भी एक तरह की बेदारी हमारे यहाँ पैदा हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जो कविता हमारे यहाँ लिखी गई वो बहुत गैर मामूली कविता है। कितना वक्त हुआ हमको बेटे अभी तक? आई हैव ओके। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बाद जो हमारे यहाँ ये कविता लिखी गई, अगर आप देखें तो उसमें बहुत से नाम आते हैं, बलराज कोमल हैं, अमीर हनफी हैं, कुमार पाशी हैं, लेकिन हमारा आखिरी जो बड़ा शायर, मेजर पोइट जिसको मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, वो अख्तरुल ईमान थे। अख्तरुल ईमान को भी कोई बड़ा इनाम उस माने में, अगर आप कहें कोशिश के बावजूद उनको ज्ञानपीठ नहीं मिल सका था उनको, लेकिन ये कि वो हमारे आखिरी मेजर पोएट थे। पाकिस्तान में आखिरी मेजर पोएट हमारे उर्दू के मुनीर नियाजी थे, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरीज थे। उसके बाद जो कविता इन दोनों के बाद लिखी गई, बहुत अच्छी कविता भी लिखी गई, लेकिन ऐसी कविता नहीं है जिसको हम कहना चाहें कि जिसको हम उसके साथ, जैसे हम अपने यहाँ रघुवीर सहाय को देखते हैं निराला के बाद, और उसके बाद कहना चाहिए कि बहुत से हमारे ज़माने के हिंदी के कवियों में, तो अब जो, तो वो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का मैं मुकाबला भी नहीं करना चाहता, इस तरह का शायरी की और अदब की दुनिया अखाड़े की दुनिया से बाहर होती है। तो बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ जो कविता लिखी जा रही है और इस वक्त जो कुछ लिखा जा रहा है, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ कविताएं तो बहुत मुतासिर होता हूँ, लेकिन चलते चलाते मैं आपको कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता चलूं ताकि लगे कि हाँ भाई कविता पर भी देखिए। मिसाल के तौर पर अख्तरुल ईमान का मैंने नाम लिया था, जो ज़ाहिर है कि गुजर गए, और उसके बाद भी अख्तरुल ईमान के जूनियर कॉन्टेम्प्रेरीज बहुत सारे समकालीन रहे, आज भी कविता लिखी जा रही। लेकिन अख्तरुल ईमान ने एक कविता उनकी है जिसमें वो एक बंद उसका, एक छंद उसका है, कहते हैं
राह नवर्दे शौक कुरह में कैसे कैसे यार मिले। राह नवर्दे शौक कुरह में कैसे कैसे यार मिले। रूए निगारा रूए निगारा अब्र बहारा खाले रुखे दिलदार मिले। रूए निगारा अब्र बहारा खाले रुखे दिलदार मिले। कुछ मंधार में कुछ साहिल पर कुछ दरिया के पार मिले।